उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का, प्रदीप सरल सर, SK पाठक सर, ब्रजेश श्रीवास्तव सर, और जो है ललन भाई, वीरेंद्र भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर जो है अपने हम लोग सभी भाइयों की जो 14 लाख कर्मचारियों की पेंशन प्रॉब्लम है उसके लिए अपना समय दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे प्रदीप भाई, जो कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक समय से जुड़े हुए हैं, पहले अटेवा के साथ थे, इनका अपना एक खुद का संगठन है यूटेक, जिसको ये चला रहे हैं प्रांतीय स्तर पर, और इनकी केवल एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन किसी तरीके से पूरे देश में लागू होनी चाहिए और प्रदेश में लागू होना चाहिए। इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है कि विकास श्रीवास्तव जी, जो कि यूटेक के भी हमारे सहयोगी हैं और हमारे फाउंडर सदस्यों में से एक हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो चर्चा का विषय है। और 2015 से जब हम लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था, वैसे तो 2011 से ही माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ मैं कार्यक्रम कर रहा था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो कि पुरानी पेंशन के लिए ही बना था, पुराना संगठन था, जैसा विकास जी ने बताया कि मैं प्रदेश मंत्री था उसका, स्टेट सेक्रेटरी, और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसका एक झंडा हम लोगों ने फहराया। और आज पूरे देश, सभी राज्यों में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत है। 2017 में हम 11 जनवरी 2017 को मैं खुद जो है रामाशीष के परिवार के साथ माननीय अखिलेश यादव जी से मिला था उनके आवास पे 5 कालीदास मार्ग पे। लेकिन उस समय वो पुरानी पेंशन पे अपना विचार नहीं रख पाए, या उनको लगा कि हम नहीं कर सकते, उन्होंने पैर पीछे खींच लिए थे। और उसका ये हुआ कि अखिलेश यादव जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उसके बाद सरकार गिर गई। तो हमारी कर्मचारी और शिक्षकों की ताकत बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी है, बशर्ते जागरूकता की जरूरत है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन तिवारी जी के नेतृत्व में चल रहा था। और उसका प्रांतीय उपाध्यक्ष भी मुझे बनाया गया था। फरवरी 19 में जो हड़ताल हुई थी प्रदेश में, उसमें मैं भी शामिल था और प्रतिनिधिमंडल में भी मुझे मौका मिला था 2 बार 3 बार जाने के लिए। तो उस समय राज्य सरकार के जो शीर्ष नेता, मतलब शीर्ष अधिकारी थे, उन्होंने एनपीएस को लेकर के किसी प्रकार का बदलाव करने से सीधा मना कर दिया था। हाँ, उन्होंने 10% से 14% शेयर जरूर बढ़ाने का वादा किया और बढ़ाया भी उन्होंने। दिल्ली को लिखा और हुआ गया, पूरे देश में लागू हो गया, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में लागू हो गया। तो संघर्ष से बहुत कुछ मिलता है। कमेटी भी बनाई गई, लेकिन वो कमेटी अस्तित्व में नहीं आई। कई बार धोखा दिया सरकार ने, कमेटी बनाएंगे, लेकिन कमेटी का मतलब पुरानी पेंशन, जैसा कि पूर्व वित्त सचिव जो पांडे जी थे, आदरणीय पांडे जी थे, अभी चीफ सेक्रेटरी भी रहे, वो चुनाव आयोग में इस समय है, तो उन्होंने तो यही कहा कि हम नहीं बनाएंगे, इसका कमेटी बनाने मतलब पुरानी पेंशन ही होगा। तो उन्होंने कमेटी ही नहीं बनाई, वो बनाई भी तो उसमें सारे सुझाव जो है पुरानी पेंशन के लिए, एनपीएस के लिए कोई सुझाव नहीं दिया, तो इसलिए उसको टाटा फिस हो गया। और हमारे संघर्षों की ही ये ताकत है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है मजबूती से इस मुद्दे पे लगातार अपनी बात रख रहा है। हाँ, एक समस्या ये है, अखिलेश जी जो है उनका यूपी से मामला है, उनका देश से मामला नहीं है, तो वो कुछ कर सकते हैं, इसमें ये है समस्या। भाजपा की मजबूरी ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे है, देश में शासन कर रही है, 20 राज्य उसके अंदर में है, शासन कर रही है, तो वो अगर उत्तर प्रदेश में बात रखती है तो उसे प्रदेश में लागू करना पड़ेगा, सभी जगह करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी के पास ये समस्या नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अखिलेश जी के इस वादे से मजबूत विपक्ष है कि इस घोषणा से, चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने सोचा तो कि नहीं, हाँ ये मुद्दा जरूरी है। हमारे लिए समस्या ये है कि अगर हम इसमें समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करते तो हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा आगे। अगर बीजेपी आ गई तो पेंशन की बात तो हमें भूलना ही पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे तो लाठी खाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोग अपने सुझाव जरूर शेयर करें। आदरणीय महामंत्री जी।
सर मैं सरल साहब से एक और अनुरोध करना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने अपना बहुमूल्य समय परिषद को दिया, इसके लिए मैं परिषद की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध ये करना चाहूँगा कि अभी जो ये पेंशन बहाली के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों ने धरने, प्रदर्शन, अनशन वगैरह किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा संगठन था, कौन नेता थे, बट द थिंग इज दैट कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, जिसको मैं कुल मिलाकर के केवल एक चीज को फोकस करना चाहूंगा, बीइंग अ सिंगल विंडो, कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और वो हम सभी के कर्मचारी साथियों के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर, इस मामले पर हम लोग एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। जहां तक बात है, आपको ये जो इस तरह की चीजें चल रही थी, उसके बाद तुरंत इन्होंने एक कमेटी का जो गठन किया था, है ना, ये इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, माफी चाहता हूं मैं। और मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा आपसे कि इस पहलू को आप थोड़ा सा नजरअंदाज करें। मेरा अनुरोध ये है कि आप इसको नजरअंदाज करें कि अट्टेवा कर रहे हैं, हरिकिशोर तिवारी जी कर रहे हैं, कौन कर रहा है। मेरा सिर्फ अनुरोध यह है कि कोई भी कर रहा हो, लेकिन मुद्दा यह है कि पेंशन बहाली पे सरकार का रुख सकारात्मक हो। उस कड़ी में इन्होंने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी के बाद जो है इन्होंने एक आपको भी कॉल किया था, आपने ज्ञापन वगैरह दिया था, यूटेक ने ज्ञापन दिया था, उस फोटो हमारे पास आई थी, हमने उसके लिए आपको बेस्ट विशेष भी दिए थे। उस संबंध में थोड़ा सा कृपया अपना पक्ष रखें। अभी हमारी 13 दिसंबर को रैली थी इको गार्डन में, प्रस्तावित रैली थी, जिसमें हम लोगों ने काफी तैयारी की थी, और इसी बीच में शासन ने हमें बुलाया कि भाई इस समय परिस्थितियां सही नहीं है, आप अपनी बात रखिए, आप प्रतिनिधिमंडल अपना लेकर हमारे पास आइए। तो सीएस साहब का ये आया, प्रस्ताव आया हमारे पास, तो उसमें 9 दिसंबर को हम लोग जो है अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी के पास गए थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। उस दौरान भी करीब 1 घंटे हम लोगों की बहस चली। उसमें भी जो पिछला भी कल आपका एक सरकार के द्वारा जो बयान आया है अधिकारियों के द्वारा, वही बातें उन्होंने बताई कि 3 साल सेवा, इसमें हमने उस समय भी कटाक्ष किया था, जबरदस्त कटाक्ष किया था। लेकिन सरकार का अपनी बात के आगे दूसरे को मानना ही नहीं चाहते कर्मचारी की बात, क्योंकि ये ऐसे अधिकारी हैं जो कि ऑलरेडी पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं और उन्हें एनपीएस के बारे में जानकारी भी बहुत कम है। उस दौरान जो है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव कार्मिक को ही सीएस साहब ने अपॉइंट कर रखा था एनपीएस से जुड़े मुद्दों के लिए, जो भी संगठन है उनसे बात करिए, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो इस विषय पे हमने बहुत ही गहनता के साथ उनको बताई समस्याएं, जो प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ जो समस्याएं हैं, जो 1 अप्रैल 2005 के बाद या केंद्र सरकार की नौकरी में 1 जनवरी 2004 से कार्यरत हैं, और जीपीएफ की कमी को भी हमने इंडिकेट किया, और भी कुछ विषम परिस्थितियां थी उनको भी हमने इंडिकेट किया उनको, कि एनपीएस जैसी जो व्यवस्था आपकी है, जिसमें आप कह रहे हैं 35 साल सेवा में पुरानी पेंशन से बहुत ज्यादा मिलेगा, तो ये ख्याली कुएं हैं, इसको आप मतलब कहिए, ये बात हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 35 साल सेवा करने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, और जो लोग होंगे उनको भी नौकरी के दौरान पैसे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो सरकार का शेयर होता है उसमें हम निकाल नहीं सकते पैसे को, वो हमारे रिटायरमेंट पे ही मिलेगा जो मिलेगा। निकासी की सुविधा इन्होंने दी जरूर है, वो 3 अटेम्प्ट में दिया है, 3 बार में आप निकाल सकते हैं, वो भी 25% अपने शेयर का, 10% का। तो ये सब विषम परिस्थितियां थी, और न्यूनतम पेंशन की बात हमने की उसमें, लेकिन उन्होंने तैयार नहीं हो रहे थे कि हमारे बस में नहीं है, राज्य सरकार नहीं कर सकती उसको, पीएफआरटीए का मामला है। जीपीएफ हमने कहा कि हमारा जो शेयर है उसी को जीपीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, कम से कम उससे हम जरूरत के साथ निकाल सकें, तो उसको भी उन्होंने मना कर दिया, वो भी हमारे बस में नहीं है। तो ये सारी बातें महामंत्री जी हमारी हुई थी। जी धन्यवाद। आपने बताया कि इस पूरे मामले को अपर मुख्य सचिव कार्मिक साहब देख रहे थे, और जी। दूसरी जो अहम बात बताई कि न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार का जो रुख है वो सकारात्मक नहीं। इसी के कारण जो है, जो विगत कुछ माह, कुछ वर्षों में लोग रिटायर्ड हुए हैं इस पेंशन व्यवस्था के लागू होने के बाद। कहीं हमारे साथियों ने 1000, कहीं 500, कहीं 2000, मैक्सिमम 2500 तक हम लोग सुन रहे हैं कि लोगों को पेंशनें मिली। ये इतना बड़ा सच सरकार के सामने होते हुए समिति की जो रिपोर्ट आई है 28 तारीख की, समिति की रिपोर्ट निश्चित तौर पर कर्मचारियों के मनोभाव पर, कर्मचारियों के मनोबल पर कुठारा घात के समान है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट में जो कंपैरेटिव चार्ट बनाया है और जिसमें वह दावा कर रही है कि 20,000 पेंशन मिलेगा, ये बात ठीक है। अभी वो ये कह सकते हैं कि भाई इतनी साल की सेवा पे जोड़ने पे हमने ये गणना की है, लेकिन उनको ये गणना और बनानी चाहिए थी जब उनके पास वर्तमान जो समस्या है। ठीक है, हम भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भविष्य के साथ साथ वर्तमान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो एनपीएस में लोग रिटायर्ड हुए उनको या तो 20,000 पेंशन कर देते हैं, जो कि संभव नहीं था उनके गणना चार्ट के आधार पर, या जो एनपीएस की वर्तमान प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उनको 20,000 नहीं मिल सकता। लेकिन शायद ओपीएस होता तो इससे बेहतर पेंशन हो पा रहे होते। इस पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। कल वाला जो मैटर था उसमें मैंने वीडियो भी जारी किया था जी। तो जो कल सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एनपीएस जो है सरकार के अधीन नहीं है। ये एक कार्पस फंड है जो कि कंपनियों के माध्यम से पहुंचता है, सरकार इकट्ठा करते है, कंपनियों को शेयर देती है उसमें। अब वो भले कहते हैं कि 80-85% हम सरकारी कंपनियों में लगाते हैं, 15% शेयर बाजार में लगाते हैं, उनका तर्क रहता है, तो उसकी गणना नहीं कर सकते किसी तरीके से। इन्होंने कोई स्टैंडर्ड नहीं लिया, माना कि किस आधार पर इन्होंने कंपेरिजन किया, सब नहीं दिया, केवल आंकड़े एक ख्याली आंकड़े दे दिए उसमें। बिल्कुल ठीक कहा। और ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि जो हमारे वित्त विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं उसमें एक विशेष सचिव वित्त हैं, क्या नाम है उनका, लगातार उनके आते हैं, याद नहीं, नाम थोड़ा मिस कर रहे हैं। बाकी जो उच्च अधिकारी उनको जानकारी ही नहीं है पीएफआरडीए बिल के बारे में ज्यादा। अच्छा, तो ये भी एक बहुत ही दुखद बात है कि अधिकारी हमारे मुद्दे पे संवेदनशील ही नहीं है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि कुछ हमारे जो संगठनों ने मिलकर ये भी कहा कि का खा ज्यादा प्रभावित नहीं है, गा और घा जो श्रेणी के कर्मचारी हैं वो प्रभावित हैं, उसी का इन्होंने आंकड़ा दिया था। लेकिन ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इनके पास जब खुद ही आप उसको डील नहीं कर रहे हैं, आप उसके मालिक नहीं है, तो आप आंकड़े कैसे दे सकते हैं? जो बाजारू व्यवस्था है, बाजार के हिसाब से घटता बढ़ता है, तो उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं नहीं इतना मिलेगा? ना डीए है, ना इंक्रीमेंट है, पेंशन में किसी प्रकार की व्यवस्था दे नहीं रहे हैं आप, और कह रहे हैं नहीं इतनी मिलेगा उतना मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। इन्होंने एनपीएस पर कहा है 9.5 रिटर्न की बात कही है, जबकि अभी एक साथी ने मुझे व्हाट्सएप किया है और वो बता रहे हैं कि 6.42 रिटर्न इस समय ये दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहें? हाँ, इसका जो ग्रोथ रेट है वो करीब 6% से लेकर के 12-13% तक भी गया है। ऐसा नहीं है, कभी चला जाता है, लेकिन ज्यादातर औसत जो है वो 8 के अंदर ही रहता है, 8-9 ऐसे रहता है। वर्तमान क्या है, वर्तमान क्या है भाई सर? वर्तमान तो हमें नहीं क्लियर नहीं है, लेकिन यही शेयर बाजार इस समय क्योंकि नीचे चल रहा है, इसलिए जो आप बता रहे हो सही बात है, होगा अच्छा। नीचे जी, क्योंकि शेयर बाजार से इसका बहुत बड़ा संबंध है जी, यानी ये पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि जो कह रहे हैं 85% सरकारी बॉन्ड का मतलब म्यूचुअल फंड ही होगा, जो गारंटेड होते हैं उनमें लगाते हैं। लेकिन गारंटेड क्या है कि हमारा ये कह रहा है कि नहीं आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन उसमें क्या मिलेगा ये सुरक्षित नहीं है ना। जो रिपोर्ट आई है ये निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी इस रिपोर्ट के आने के बाद आहत भी है, दुखी भी है और आंदोलित भी है। कारण यह है कि कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात कर रहा है, पुरानी पेंशन की बात कर रहा है, और ये जबरदस्ती जो है विभिन्न तरीकों से, विभिन्न मापदंडों से, जो मापदंड है वो कहीं भी धरातल पर सही नहीं है, उसके बावजूद जो है थोपने पे तुले। सरकार से इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग अनुरोध भी करना चाहते हैं और यह बात पुरजोर तरीके से परिषद रखना चाहता है कि कर्मचारियों ने सिर्फ पुरानी पेंशन की बात कही है और पुरानी पेंशन ही हमें चाहिए। अगर सरकार को यह लगता है कि पुरानी पेंशन से नई पेंशन स्कीम बेहतर है, उसमें मुनाफा ज्यादा है, सरकार उस मुनाफे को सरकारी कर्मचारियों की तरफ से देश के लिए, प्रदेश के लिए एक योगदान स्वरूप एक्सेप्ट कर ले। हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं चाहिए। क्यों सर? जी, हम सभी जो है केवल और केवल पुरानी पेंशन में विश्वास है हमारा और हम वही चाहते हैं।
तो सरल साहब, मैं तो पहले तो आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम सभी साथी जो है, दूसरी भी एक मीटिंग चल रही है हमारी पेंशन को लेकर के, फिर थोड़ी देर में करता हूँ आपको, वर्चुअल बैठक चल रही है। तो मैं आप सभी से इस मीटिंग के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर क्या रणनीति बनाई जाए, उस पर थोड़ा फोकस किया जाए। मतलब आज के बाद 28 तारीख की जो रिपोर्ट आई है सरकार की, ठीक है, प्रबल जो मजबूत विपक्ष है उसने घोषणा कर दी, वो अपना काम कर रहे हैं और शायद करेंगे अगर सरकार में आते हैं तो। हम उम्मीद इस सरकार से भी आने से पहले हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, इनके द्वारा लिखे हुए पत्र का भी हमें बार बार जो है स्मरण कराया जाता है और दिखाया जाता है हमारे सदस्यों द्वारा कि वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी इसकी पुरजोर जो है वकालत की थी कि इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए सत्ता में आने से पहले। ठीक है, केंद्र सरकार में बैठी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया है मोदी जी और जो राजनाथ सिंह साहब है, ऐसे तमाम मंत्री हैं जो इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर विश्वास रखते थे। लेकिन सरकार में आने के बाद पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि वे अब एनपीएस की वकालत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब 28 तारीख को समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में कई साथियों का ये संदेश आ रहा है, मैसेज आ रहा है, लोगों ने कन्वे किया है परिषद को कि यह रिपोर्ट भ्रामक है और इसकी जो गणना की गई है वो उचित नहीं है, वो अनुचित ढंग से की गई है, तमाम विसंगतियां हैं इसमें। अल्टीमेटली अब हमारा स्टंट क्या होना चाहिए, हम इस पर क्या रुख अपनाना चाहिए, हमें इस पर भी आप लोग सुझाव दें। सर मेरा एक सुझाव है। बोलिए जी, बोलिए अध्यक्ष जी। सबसे पहले आज इस वर्चुअल बैठक में सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्कार। मेरा ये मानना है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लल्लन है, परिषद में प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर फिलहाल काम कर रहे हैं और नलकूप प्रभारी संगठन, तकनीकी संगठन सिंचाई विभाग में एक मेरा संगठन चल रहा है प्रदेश का, उसके हम फाउंडर मेंबर भी हैं। तो मेरा ये मानना है जो भी अगली सरकार बने यूपी में, उसके लिए मेरा एक पहले तो सुझाव है कि जितने भी प्रतिनिधिगण निर्वाचित होके आते हैं, जिनके मानदेय तय हैं, उनको मानदेय तक तो सीमित रखें। जिनके लिए पेंशन की व्यवस्था है उनको एक पेंशन से अधिक पेंशन ना दिया जाए। जैसे एक व्यक्ति कई बार प्रतिनिधि के रूप में चयन किया गया, उसको जितनी बार चयन किया जाता उसको उतनी बार पेंशन दिया जाता। क्यों? उसको चाहे जितनी बार चयन किया जाए मगर पेंशन उसका केवल एक बार, वही पेंशन उसको कंटिन्यू चले, एक से अधिक पेंशन ना दिया जाए, जिससे सरकार को भारी भरकम राजस्व की बचत होगी। दूसरा ये है कि मेरा फोकस जो भी गवर्नमेंट हो, जिसका हम लोग समर्थन भी करें, उससे ये वादा कराएं कि दो व्यवस्था हो, एक तो पुरानी पेंशन बहाली हो, दूसरा आउटसोर्सिंग खत्म की जाए। क्योंकि सरकार का पूरा अपना ध्यान रहता है कि अगर ये बहुत लोग परेशान कर रहे हैं तो इनको जो है आउटसोर्सिंग से भर्ती करके इनकी भर्ती ही खत्म कर दी जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। पेंशन के साथ साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्था को भी खत्म की जाए। एनपीएस व्यवस्था खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए और आउटसोर्सिंग की भर्ती व्यवस्था बंद की जाए, तभी देश के कर्मचारियों का या देश के नागरिकों का भला हो पाएगा। अन्यथा सरकार, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है ये पूरी तरह से 100% बिजनेसमैन है, ये हर समय बिजनेस मूड में रहती है, कर्मचारी या नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। सर बोले। हाँ कुशवाहा जी, एक मैं बात रखना चाहता हूँ। बोले सर। जैसा कि लल्लन जी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन में एक दी जाए, हम तो कह रहे हैं उनको कोई ना दी जाए। अगर हमें नहीं दी जा रही उनको कोई ना दी जाए। अभी बहरहाल जब हमें दी जाएगी तो उन्हें दी जाएगी।
हमको देने के साथ साथ उनको एक दी जाए। नहीं, वो तो बाद की बात है, अभी तो उनको पूरी तरह बंद कर दी जाए। बहरहाल जब हम लोगों की बहाल होगी, उनकी भी बहाल होगी। और हमारी न्यायपालिका तो सीधा मना कर दिया, एनपीएस हम नहीं लेंगे, हमारे यहाँ नहीं लागू होगा, सीधा मना कर दिया, और वो ओपीएस ले रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो देश में कई तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, सरल साहब ने हम लोगों को समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम लोग इस मीटिंग को भी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कंक्लूड कर लें, है ना? तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। विकास भाई। जी सर। आप थोड़ा सा इस पे बोलिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो लोग ये जैसे इनकी जो समिति की रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट में हमें आगे क्या करना और किस तरह से करना है। क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हैं कि पहली बात तो हम एक पत्र लिखेंगे ही लिखेंगे, है ना? क्योंकि ये बात श्री जयंत तिवारी जी के द्वारा जो बयान दिया गया, जो पत्र दिया गया, और उनको उनका उल्लेख करते हुए जो निर्णय आ रहा है समिति का, ये निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। ठीक है जी। तो हम जो करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो ये करना चाह रहे हैं कि ये जो समिति की रिपोर्ट है, इसका खंडन होना चाहिए। खंडन होने के साथ साथ हमें इसमें क्या खामियां हैं उसका भी उल्लेख करते हुए हम कहां पर आकर स्थिर हैं, हम अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहते हैं, इस बात को रिजिड रखते हुए एक मांग जो है पुनः शासन को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, ज्ञापन देना पड़ेगा, प्रेस को बाइट देनी पड़ेगी, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद श्री जयंत तिवारी जी सरकार के द्वारा जो श्री जयंत तिवारी जी के सुझावों पर विचार किया गया, इसके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो ये निर्णय प्रेषित किया गया है, ये श्री जयंत तिवारी जी के, जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं, है ना? अभी कर्मचारी रहे, फिर अधिकारी हो गए, रिटायर्ड होते हुए एक अधिकारी पद से ही रिटायर्ड हुए थे, शासन के सम्मानित पद से रिटायर्ड हुए, और काफी अनुभव भी रखते हैं कर्मचारी आंदोलनों का। लेकिन इनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, ये विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर सरकार के तरफ से और जो फोटो साझा हुए हैं उनके तरफ से तो ये परिलक्षित हो रहा है कि इन्होंने मुलाकात की थी और इन्होंने पेंशन के संबंध में बातें रखी थी। कल इनका डिबेट चल रहा था टीवी9 पर जो डिबेट चल रहा था, उसमें इन्होंने जो बातें रखी है, बातों में बहुत सारी बातें नहीं, लेकिन जो प्रमुख बात इन्होंने अंत तक कही कि मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था का विरोध नहीं करता हूँ, पुरानी पेंशन व्यवस्था का विरोध नहीं करता हूँ, दैट मीन्स वो भी सपोर्ट करते हैं। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इनके द्वारा जो उस प्रेस में बातें कही गई, जो विभिन्न बातें कही गई है। दूसरी बात कि शासन का एक आदेश है, मुख्य सचिव के दस्तखत से वो आदेश जारी हुए थे, और उसमें साफ लिखा गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा अधिकारी किसी भी संगठन का पदाधिकारी नहीं हो सकता, और अगर वह उस संगठन में पदाधिकारी है तो उस संगठन के पत्र पर विचार न किया जाए, उस पर कोई कार्रवाई न की जाए, वार्ता न की जाए। इसके बावजूद जो है उनके साथ वार्ता करना, उनके पत्र को स्वीकार करना, ये बहुत ही मतलब दिग्भ्रमित करने वाला विषय स्पष्ट हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि शासन एक साथ दो नाव पे कैसे सवारी कर सकती है। मतलब अपने ही किए हुए आदेश को दरकिनार करते हुए, अपने एग्जिस्टिंग आदेश को दरकिनार करते हुए एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी अधिकारी से, कर्मचारी से जो है ज्ञापन लेती है, और उसके ज्ञापन पे सकारात्मक रूप अपनाते हुए नई पेंशन की वकालत कर देती है और उस पर बल दे देती है कि नई पेंशन व्यवस्था अच्छी है। और जहां सेवारत कर्मचारियों ने, संगठनों ने जो ज्ञापन दिए हैं, सेवारत कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिए हैं, संगठनों ने जो ज्ञापन दिए हैं, उसका उल्लेख नहीं किया गया। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमारे कुछ साथी हैं जो आज भी भ्रमित है, लेकिन हमारा जो मेजर प्रोपोर्शन है कर्मचारियों का जो इससे प्रभावित है, और जो नहीं प्रभावित है वो भी, उनकी एक सूत्री मांग है, एक तरफा मांग है, एकल मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। उस पर सरकार नहीं विचार कर रही। तो इसको लेकर के हम लोग एक ज्ञापन देंगे
ज्ञापन के संबंध में भी आप लोग कुछ बातें कहें, उसमें जो चीजें ऐड करनी है उस पर कुछ बात रखें। सर हम इसमें कुछ बात बताना चाहते हैं। जो ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में जो अंतर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय जो सैलरी होती है उसका 50% वेतन मिलता है, 50% पेंशन मिलती है और उसके लिए वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाती है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से जो बेसिक और डीए इसके 10% की कटौती की जाती है। दूसरी बात, जब आपको एनपीएस में ओपीएस में आप रहते हैं तो कम से कम आपको मूल वेतन का 50% की जो गारंटी है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में दी गई है। जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब लास्ट में रिटायर होंगे, मान लिया आपकी सैलरी जो है 80,000 रुपए है, तो हो सकता है आपकी पेंशन जो है 2,000 बने। इसमें कोई गारंटी नहीं, ये पूरी तरीके से जो है मार्केट बेस्ड है। दूसरी बात, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हर 10 साल पे वेतन आयोग का फायदा मिलता है, वो हमारे एनपीएस में वेतन आयोग का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। ये ध्यान देने के लिए है। दूसरी बात, एनपीएस में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी। ये एक मिनट विकास भाई, इन्होंने जब ये वर्तमान आदेश किया है, समिति की जो रिपोर्ट भेजी उसमें आपने देखा, उसमें इन्होंने लिखा है कि वो व्यवस्था आपको मेडिकल वाली उपलब्ध रहेगी। तो उस पॉइंट को आप ड्रॉप करिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि रहेगी तो रहेगी, तो जब वो लिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में लागू कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो उसको आप ना कहिए। हाँ, एक बात और है, मैं कहना चाहूंगा आपको, थोड़ा ऐड कर रहा हूँ इसमें, आपने जो चीजें कही है, जीपीएफ पे जरा बोले। जीपीएफ में सर ये है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लाई के जो सैलरी होती है उसके 10% से डिडक्शन होता है और लगभग उसमें 7 से 8% जो है ब्याज गवर्नमेंट देती है। उसको आप पूरी सर्विस में, आप लड़के की शादी करनी हो, लड़की की शादी करनी हो, मकान बनवाना हो, आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। जबकि एनपीएस में ऐसी सुविधा नहीं है। एनपीएस में आप जितना पैसा आपका अमाउंट कटेगा और गवर्नमेंट का दान उसमें जमा होगा, टोटल 24%, 10% आपका और 14% गवर्नमेंट की तरफ से जो 24% जमा होगा, उस 24% में आपके द्वारा जो जमा किया गया धन है 10%, उसका ही 25% आप निकाल सकते हैं। वो भी 3 कारणों से। आप कोई बीमारी से ग्रसित हो, गंभीर बीमारी से, या आपको मकान बनवाना हो, या शादी करनी हो। हम लोगों के बीच में एक साथी आरबी शुक्ला जी है, उनको क्या है, श्री आरबी शुक्ला था। हाँ ठीक है, तो आपने जो कहा, जैसा कि जो विसंगतियां हैं वो एज इट इज एग्जिस्ट कर रही हैं एनपीएस, और जो सरकार के द्वारा जो लाभ इस समिति की रिपोर्ट में दर्शाया गया है वो टीसीएस प्रतीत होता है, वह उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं। ठीक है, तो बात सर एक ये कहना चाहेंगे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें जो है 6 माह के बाद जो डीए हर 6 माह के बाद मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, वो एनपीएस में नहीं लागू है। हेलो, हाँ जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। सुन रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो हर 6 महीने पर गवर्नमेंट की तरफ से जो डीए दिया जाता है वो एनपीएस में लागू नहीं है। एनपीएस पर डीए का फायदा नहीं मिलेगा। जो सही हो दोस्तों। भाई धन्यवाद। हम लोग हमारे परिषद के कार्यकारी महामंत्री जी को सुन रहे थे। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में भाई जितेंद्र जी हैं, वाणिज्य कर विभाग से, हमारे परिषद के कार्यकारी महामंत्री हैं, उनसे चाहूंगा कि वो अपने विचारों को थोड़ा सा रखें हम लोगों के बीच में इस संबंध में, ओपीएस बहाली के संबंध में। धन्यवाद महामंत्री जी। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जो एनपीएस है ये किसी भी तरह से राज्य कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्योंकि एनपीएस का जो भी कटौती किया जाता है ये
अभी बताया किसी ने कि प्राइवेट कंपनियों में लगाया जाता है, और सरकार जो है आने वाले हर सरकारी संस्थान को प्राइवेट की ओर ले जा रही है। तो प्राइवेट में क्या उम्मीद है कि ये हमारे भविष्य को ये लोग अपना फायदा पहुंचाएंगे। हम लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम ही कर्मचारियों के हित में है, तो हम तो यही कहेंगे कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से सबसे पहले ओपीएस बहाली की मांग किया जाए, जिसमें कर्मचारियों का हित, साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं अगर ये एनपीएस को इतना फायदेमंद बताते हैं तो ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं एनपीएस को। अगर एनपीएस कर्मचारियों के लिए हित में ये सब बताते हैं तो खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने को ओपीएस में लाते हैं और राज्य कर्मचारियों को एनपीएस में डालते हैं। तो दोहरी रणनीति हम लोगों के साथ अपनाई जाती है। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से मांग करता हूं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको ओपीएस में लाया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हम लोग हमारे बीच में हरदोई से हमारे परिषद के अध्यक्ष जी हैं भाई दीपक तिवारी जी। मैं चाहूंगा वे भी अपने विचारों को रखें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दीपक तिवारी हरदोई से बोल रहा हूँ। हमारी तो एक ही राय है कि आपस में बहस करने से बढ़िया है कि हमें रोड पे निकलना चाहिए, घेराव करना चाहिए, तभी अब सरकार सुनेगी, इसे सुनने वाली नहीं है। क्योंकि आपस में खाली बात करे ले रहे हैं, जब तक कि रोड पे नहीं निकलेंगे, ज्ञापन देने से कुछ नहीं, जब तक कि धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक जगह एकत्रित होकर धरना दिया जाए, काम रोका जाए। सर, आप सभी देख रहे हैं कि कर्मचारियों की संबंध में ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के संबंध में जो अभी धरने हुए, धरने के बाद सरकार ने समिति बनाई। समिति गठित थी, कर्मचारी एक आशा विश्वास में था कि आज नहीं तो कल पुरानी पेंशन के संबंध में सरकार का सकारात्मक निर्णय आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। जब तक कि आंदोलन नहीं होगा तब तक कि कुछ नहीं होगा। हम तो करें जैसे कल जो तिवारी जी ने कहा, जैसे एनपीएस बढ़िया है पुरानी पेंशन में अपेक्षा, हम तो करें उनका हर चौराहे पे पुतला फूकना चाहिए, हर जिले में अपना अपना पुतला फूके जाए, इन्हें भी एहसास हो कि हम गलत हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, मेरा आप सभी से अनुरोध है थोड़ा सा भावनाओं पे भी नियंत्रण रखें। हम करेंगे, लेकिन इससे मैं जहां तक महसूस कर रहा हूँ कि सरकार को करने का टाइम यही है, चुनाव के बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अध्यक्ष जी, आपकी बातों से हम लोग सहमत हैं। आपके दिए हुए सुझावों पर निश्चित तौर पर परिषद विचार करेगा और सकारात्मक निर्णय लेगा उस पर और सकारात्मक कार्रवाई करेगा। मैं हमारे बीच में ओपी चंद्रा जी हैं शिक्षा विभाग से। मैं चाहूंगा कि वे भी अपने इस संबंध में अपनी बातों को रखें, अपने विचारों को रखें। श्री ओपी चंद्रा का। जी सर, सबसे पहले आप सभी साथियों को यथोचित प्रणाम, नमस्कार, सलाम करता हूं। और विशेष रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री श्रद्धेय विनोद कनौजिया सर जी, आपको विशेष साधुवाद देता हूं कि आज आप वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी साथियों को जोड़ने का कार्य किया है और एक नेतृत्व करके हमारे सभी कर्मचारियों के पेंशन बहाली के लिए मुद्दा का बना करके जोरदार तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम सभी को एक साथ, एक स्वर, एक मंच से होकर के अपनी जायज मांग को, उचित मांग को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। अभी हमारे
बीच में साथी ने कहा कि ये कुछ देंगे नहीं, वो सही कहे, इससे मैं भी सहमत हूँ। बच्चा जब रोता है, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ अपने काम में व्यस्त रहती है और बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। और जब बच्चा रोता है तो वह दूध पाता है जो कि उसका लाडला होता है। और कर्मचारी सरकारी, अरे कर्मचारी जो है सरकार के लाडले नहीं है, तो चाहते हैं कि कितना इनको रोक दो और उनसे वर्क ले लो। तो अगर ऐसा है हमें सोचना चाहिए कि हमारी यह उचित मांग कैसे प्राप्त होगी। तो इतिहास गवाह है कि हमें बिना संघर्ष किए कुछ मिला नहीं है। अब संघर्ष किस रूप से किया जाए, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई न हो, किसी के प्रति आचार संहिता का उल्लंघन न हो और हम अपनी बात को अच्छी तरीके से रख करके मजबूर भी कर लें। हमारे संगठन के नेता, अभी आप कल अग्निहोत्री जी ले रहे थे बाइट, मैंने देखा जिसको कर्मचारियों ने अपना अध्यक्ष बना दिया वो अपनी विरासत समझ बैठे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं, नई पेंशन व्यवस्था ही अच्छी है। हमारे अभी जल्दी ही शासन में कार्यभार ग्रहण किए हैं मुख्य सचिव जी, तो आकर के कहते हैं, उस पर अपना रखते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से तो बढ़िया नई पेंशन स्कीम है। मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इतना ही बढ़िया नई स्कीम है तो आप पुरानी व्यवस्था पेंशन को अपना त्याग करके नई पेंशन क्यों नहीं लेते हैं? पहले आप तैयार होइए, इसके बाद लिख करके दीजिए कि मैं पुरानी पेंशन बहाली से असहमत हूं, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे नई स्कीम की जो पेंशन है उसको मैं लूंगा। इसके बाद शासन में जितने बैठे हैं अधिकारी और कर्मचारी, सरकार पहले उनको यह नई स्कीम व्यवस्था दे। और सबसे उचित और पहले मांग यह होनी चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे जीत करके एमपी एमएलए मिनिस्टर बने हैं, सरकार वर्तमान की जो सरकार है वो कह रही है, उसके मंत्री कह रहे हैं, उसके सांसद, उसके विधायक कह रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम यही बहुत लाभान्वित है। तो सारे अपने विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, शासन प्रशासन में जो कार्यरत हैं, सबको नई व्यवस्था स्कीम, पेंशन स्कीम लागू करें। धन्यवाद महामंत्री जी, बहुत अच्छा कहा आपने और आपके जज्बे को सलाम। इसी तरह से कर्मचारियों में उत्साह और ऊर्जा का समावेश आप करते रहें, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। और हम लोगों के बीच में भाई नीलेश जी हैं। नीलेश जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? विकास भाई। जी सर। हाँ, आप हेलो, और लोगों को संबोधित करके एक बार पूछ लीजिए और कोई बोलना चाहता हो तो। हाँ, हमारे नीलेश भाई जी से कहना चाहते हैं कि आपकी एनपीएस के पक्ष में कुछ बातें सभी लोगों को बताएं परिषद के, और जितेंद्र कुमार सर से भी अनुरोध है कि वो भी सभी लोगों को एनपीएस के लिए जागरूक करें और हम लोगों को भी कुछ बातें बताएं, कुछ सुझाव रखें जो हम लोग ज्ञापन में रख सकें। धन्यवाद। भैया, हमारे विभाग के कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं कॉन्फ्रेंस में। जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एनपीएस के जो एम्प्लॉय है इन लोगों का भी सुझाव लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अनुरोध है कि क्रमबद्ध तरीके से आप लोग अपनी बात रखें। राजेश भाई, अपना विचार रखिए आप। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम सभी संयुक्त कर्मचारी सदस्य अध्यक्ष को मेरा प्रणाम और इस नई पहल के लिए
मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद और आभार दोनों मतलब प्रकट करना चाहता हूं, और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से मतलब संघर्ष और क्रांति आएगी तभी किसी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और आपस में बातचीत, समझौता और उस पर विचार करने से तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अध्यक्ष एवं मंत्री जी से मेरा सविनय अनुरोध है कि आप सही दिशा में आगे बढ़े, और हम लोग जितने भी सदस्य हैं हम सभी आपका साथ देंगे, और आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप आगे बढ़कर जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो यह कहते हैं या जो भी सचिव हैं कि यह कहते हैं कि नहीं एनपीएस व्यवस्था अच्छी है और आप लोग उसे लीजिए, तो सर्वप्रथम आप यह कहिए कि सर्वप्रथम सर जब आप इसका अनुसरण करेंगे तो ही हमारे सभी कर्मचारी बंधु और उस पर आगे बढ़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम लोगों को भी यह मान्य है। अगर वो अपना ओल्ड पेंशन लेते हैं, एक ही लोकतंत्र में दोहरी व्यवस्था अच्छी नहीं है। कोई मतलब कि संघर्ष तभी कर रहे हैं एक कर्मचारी जो जीवन भर अपना योगदान देश को बनाने में करता है, उसको एक भी पेंशन पुरानी पेंशन नहीं दी जाए, और जो जनप्रतिनिधि हैं जो सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनको जितनी बार वो शपथ ग्रहण करते हैं उतनी बार उनको ओल्ड पेंशन क्यों दी जाती है, पहले आप इसके बारे में पूछिए। अगर जरूरत पड़े तो हम लोगों को कोर्ट का भी सहारा लेना, नई पेंशन स्कीम पड़ेगा। ठीक है, आपने अच्छा कहा। के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। जी सर। भाई नीलेश जी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि वे भी हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएं। भाई नीलेश। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि एनपीएस जो है हमारे किसी भी के लिए उचित नहीं है। एनपीएस का विरोध किया जाए, और वर्तमान जिस पार्टी ने इसका समर्थन किया है उसका हमें समर्थन भी करना चाहिए खुल करके। नहीं तो कहीं अगर विरोधी पार्टी सर बगैर ओपीएस के आ गई सरकार में तो वो यही कहेगी कि ओपीएस तो कर्मचारियों का कोई मुद्दा ही नहीं है, का कोई मुद्दा ही नहीं है, और ओपीएस की डिमांड को किया जाएगा। इसके बाद कभी हम अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, उठा पाएंगे। तो जो ये मुद्दा बना है इस मुद्दे को सर हमको जो है प्रभावशाली ढंग से आगे जो है प्रोसीड करना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। और एनपीएस सर किसी भी तरह से हमारे हित में नहीं है, हम यही कहना चाहते हैं सर। थैंक यू। अभी हम लोग भाई नीलेश जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि एनपीएस, और आप सभी ने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि एनपीएस कहीं से भी किसी भी दशा में किसी भी सूरत में कर्मचारियों के हित में नहीं। और जो बातें स्पष्ट हो रही है समिति की रिपोर्ट से, जो प्रदेश की स्थिति है उससे, कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, मतलब ये पुरानी पेंशन लेंगे और हमें नई पेंशन व्यवस्था में दे रहे हैं, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा करके देंगे, हम लोग मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी और इन सब चीजों से प्रभावित होंगे, और ये स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड पेंशन लेंगे, मतलब इनको इनकी पेंशन सुरक्षित रहे और हम रिस्क, मार्केट के रिस्क को छेड़ते हुए पेंशन लेंगे। यानी ये चाहते हैं कि कर्मचारी व्यवसाय करें, तो व्यवसाय कर्मचारी करने की स्थिति में नहीं है, व्यवसाय करना नहीं चाहता, ये साफ हमारी तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। और हमारी एकमात्र और एक सूत्री मांग होगी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही बहाल किया जाए। इसमें हमें किसी भी तरह का इफ एंड बट लेकिन किंतु परंतु नहीं।
अपने से साथियों से अब आग्रह करूंगा कि इस मीटिंग में जो आप सभी के सुझाव आए हैं और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद परिषद की तरफ से। साथ ही साथ आप लोगों ने जो सुझाव और विचार दिए हैं उसके आधार पर सरकार को एक पत्रक दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा प्रांत की तरफ से, जिसमें सरकार द्वारा 3 दिवस के अंदर पुनर्विचार या 1 सप्ताह के अंदर पुनर्विचार की स्थिति न तय किए जाने पर, निर्धारित किए जाने पर आंदोलनात्मक स्थिति के लिए जो पूरे प्रदेश के कर्मचारी बाध्य हो रहे हैं, इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा, समावेश किया जाएगा। साथ ही साथ हमारी मांग होगी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, विधान परिषद सदस्य, कम से कम प्रदेश में जब तक समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पुरानी पेंशन नहीं मिलने प्रारंभ हो रही, ओपीएस नहीं मिलना प्रारंभ हो रहा है, तब तक इन सबों को पेंशन न दिया जाए, क्योंकि यह एक समाज सेवा का कार्य है, जैसा कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं व्यक्त किया गया है। वे अपने प्रोफेशन में भी वर्णित करते हैं कि वे समाज सेवा कर रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध होगा, अपील होगा कि इन्हें जो पेंशन दी जा रही है, जिससे एक आर्थिक बड़ा भार प्रदेश और देश पर पड़ रहा है, उससे प्रदेश की जनता को मुक्त किया जाए और इनके पेंशन समाप्त किए जाए। आप सभी ने अभी जो ये उमंग और ये जोश जगाया है, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रांतीय बॉडी आपकी जो है इस पर एक सकारात्मक पहल करने जा रही है, करेगी। और ट्विटर के संबंध में भी जो आपने सुझाव दिए हैं, शाम तक उस पर अमल कर लिया जाएगा। इस पर एक जो है शेयरिंग बन जाएगी आप सभी के लिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को, वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को धन्यवाद। जय संघ, जय परिषद। ऑफिसर से एक बात और जरूर हम कहेंगे, जरूरी नहीं 100 साल जियो, एक ही दिन जियो पर 100 साल याद करे जमाना हमें। क्या बात है सर, दीपक भाई ने, देखिए ये होता है युवा शक्ति। एक लाइन है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा कि जमाना वही चलता है जहाँ कुछ है, एक लाइन हम चलते हैं, जहाँ हम चलते हैं जहाँ युवा चलते हैं हमारे। धन्यवाद दीपक भाई, बहुत आपका यह उन्माद जोश वाला चीज है। अरे हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, लंबा जीवन ना हो, यादगार जीवन हो, महान हो। तो कुछ हम कर गुजरेंगे तब तो एक पल में याद हमेशा के लिए बन जाएगा। धन्यवाद आप सभी। हेलो।